आप श्री गंगानगर दिल्ली से हैं। हाँ जी सर। श्री गंगानगर उत्तरी राजस्थान का जिला है जी सर। और वहाँ एग्रीकल्चर के लिए पानी के लिए नहर निकाली गई, जिस कारण से कृषि का अच्छा विकास हुआ है। जी सर। उसके साथ साथ वहाँ पर एक समस्या आई, शायद राजस्थान में सर्वाधिक कैंसर के केसेस उसी क्षेत्र में है। उसके पीछे क्या मुख्य वजह रही है, क्या कारण रहे कि इतने ज्यादा कैंसर केसेस श्री गंगानगर जिले में देखे गए? सर इसके संबंध में कुछ रिसर्च हुए थे मेडिकल फील्ड और एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ से। उन्होंने बताया कि जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, उसकी वजह से सर कैंसर के मामले बहुत बढ़ गए हैं। अभी आप इंडियन डिफेंस ऑडिट सर्विस में हैं, जी सर। डिफेंस अकाउंट सर्विस में हैं। डिफेंस के सामने वर्तमान में जो वैश्विक परिदृश्य है, आप देखते हैं कि रूस और यूक्रेन का संकट है, उससे पहले अमेरिका का इराक के साथ में, तमाम मिडिल ईस्ट में, पूरी दुनिया में रक्षा संबंधी समस्याएं चलती रहती हैं। आप भारत के सामने वर्तमान में कौन सी रक्षा संबंधी चुनौतियां देखते हैं? सर कई प्रकार की चुनौतियां मैं देखता हूं। पहला कि सर जो इंटीग्रेशन है तीनों सेनाओं के बीच में, वो उतना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। दूसरा सर जो भारत का रक्षा जो उद्योग है वो इतना डेवलप्ड नहीं है। तीसरा सर हम लोग रक्षा के क्षेत्र में इंपोर्ट बहुत अधिक करते हैं। ऑलमोस्ट कैपिटल जो एक्सपेंडिचर उसका 60% हम लोग आयात के द्वारा पूरा करते हैं सर। और सर चौथा ये है कि जो रक्षा के क्षेत्र में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी अधिक है। टोटल बजट में सर 3 लाख लगभग 1,60,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके अलावा बाकी सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर। जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, खास करके चाइना से लगते हुए क्षेत्र, अभी हाल के कुछ समय में ये देखा गया है कि वहाँ चीनी आर्म फोर्सेस का अतिक्रमण हुआ है। उसको रोकने के लिए सेना के अलावा, सेना तो अपना काम करती है, सेना के अलावा क्या हमारे पास व्यवहारिक उपाय होने चाहिए? सर इसमें सबसे व्यवहारिक उपाय है वो एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान चलता है सर। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ को ये इस बात के लिए आदेश दिया जाए कि इस जो प्रोग्राम है इसका अच्छी तरह से डेवलपमेंट किया जाए और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको हेल्थ एजुकेशन आदि सुविधाएं प्रदान की जाए और उनको बॉर्डर सर्विलांस में साथ में जोड़ा जा सकता है, ताकि ऐसी किसी भी घुसपैठ को अगर वो देखें तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। लेकिन ये तभी होगा सर जब प्रशासन प्रोएक्टिव रूप से नागरिकों के विकास के लिए कार्य करेगा। ग्रेजुएशन में आपने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़े हैं। जी सर। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस इकोनॉमिक्स के मॉडल पर आधारित थी? सर हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी सर। क्या था हैरोल्ड डोमर मॉडल? सॉरी सर, अभी मैं सोच नहीं पा रहा सर इसके बारे में। आपने देखा होगा कि जब हैरोल्ड डोमर मॉडल आया 1951 में, उस समय भारत में जो जीडीपी थी उसमें कृषि का योगदान तकरीबन 50% के आसपास था। जी सर। आज 2022 में हम जीडीपी का आकलन करते हैं तो कृषि का योगदान लगभग 13% के आसपास है। जी सर। ये जबकि हमारी जो जनसंख्या है वो आज भी 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये जो आर्थिक बदलाव हुआ है उसके पीछे आप किस चीज को जिम्मेदार मानते हैं? सर इसमें जो 1991 की आर्थिक नीति थी, उसके अलावा सरकार का उद्योगों और सेवा क्षेत्र की तरफ जो रुझान जो प्रयास थे उस वे मुख्य तौर पर जिम्मेदार हैं सर। कि उद्योगों पर हम लोगों ने काफ़ी फोकस किया और सेवा के क्षेत्र में भारत बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। इसकी वजह से सेवा और उद्योग क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में सर ऑलमोस्ट 80% से ऊपर है सर। अभी हाल में अखबार में आपने पढ़ा होगा कि जो 2022 का बजट है उसमें नदी जोड़ने का जो प्रस्ताव है उसको उसमें केन बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति दी गई है। उसके अलावा 5 और नदियों को जोड़ने को बजट में प्रस्तावित किया गया है। जी सर। सरकार का ये मानना है कि नदी जोड़ने से बहुत सारे कृषि क्षेत्र का विकास होगा, खास करके सिंचाई और पेयजल की सुविधा वहां तक पहुंचेगी। क्या इसके कुछ नकारात्मक इम्पैक्ट भी हो सकते हैं? जी सर, कुछ कई नकारात्मक इम्पैक्ट कई पर्यावरणविदों ने गिनाया है। पहला कि सर इससे जो पर्यावरण को नुकसान काफ़ी होगा। जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, उससे पन्ना टाइगर रिजर्व के लगभग 5,000 जो हेक्टेयर की ज़मीन वो जल प्लावित हो जाएगी। दूसरा सर जो पुनर्वास का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है। और तीसरा सर एक संभावित थ्रेट ये हो सकता है कि आप क्लाइमेट चेंज का दौर है और जो पानी और वर्षा की मात्रा है वो निश्चित नहीं है। तो इस स्तर पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट पर कुछ प्रश्न मार्क उठाए जा सकते हैं। और चौथा सर इससे जो वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। आजकल एक सब चर्चा में जीरो नेट कार्बन एमिशन, क्या है ये? सर जीरो नेट कार्बन एमिशन से तात्पर्य है कि हम किसी भी इंडस्ट्री में अगर उत्सर्जन कर भी रहे हैं तो उसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज इतना करें कि जो एक प्रकार से जीरो नेट हो जाए, कि ना तो हम उत्सर्जन कर रहे हैं और जो उत्सर्जन कर रहे हैं उसको हम लोग कैप्चर करके स्टोर कर रहे हैं। भारत सरकार ने कुछ प्रतिबद्धता जाहिर की है इसके प्रति, कब तक के लिए कहा है?
सर 2070 तक हम लोग जीरो नेट कार्बन इमिटर कई लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये अभी की जो हमारी डेवलपमेंट ग्रोथ रेट है और जो बाकी समस्याएं हैं, तो हमने प्रतिबद्धता थोड़ा पहले जाहिर कर दी है। हमें अपने डेवलपमेंट इश्यूज को देखते हुए, हमारी समस्याओं को देखते हुए करना चाहिए था। इसे थोड़ा सा मतलब 10 साल 20 साल और 2090 के आसपास अगर हम करते तो ज़्यादा बेहतर होता। सर जो विकास का मुद्दा है सर, उसमें इन्वायरमेंट डेवलपमेंट भी एक मुद्दा है कि हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सर एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा कि जैविक कृषि का जो क्षेत्र है उसमें सर अगर हम जैविक कृषि को बढ़ावा देते हैं तो उसके उत्पाद महंगे होते हैं, उससे सर किसान और उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है। किसान को आर्थिक लाभ होता है, उपभोक्ता को स्वास्थ्य लाभ होता है। तो ये एक प्रकार से पर्यावरण के साथ में मिलकर विकास का उदाहरण है। तो इस मॉडल को आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे लगता है कि 2070 तक का समय पर्याप्त है और हम इस तक हमारे विकास मॉडल को भी आगे ले जाएंगे सर। अच्छा, ऐसी वर्तमान स्थिति में जेलेंस्की साहब को 10 में से नंबर देने हैं, आप कितने नंबर देंगे? सर मैं 7 नंबर उनको दूंगा। क्यों? सर 3 नंबर जो मैंने उनके लिए रखे हैं वो इस बात के लिए रखे हैं कि जो अभी जो डायलॉग्स की बात कर रहे हैं वो शायद उन्होंने पहले प्रोएक्टिव स्तर पर डायलॉग और डिप्लोमेसी स्तर पर प्रयास करते तो शायद इस प्रकार का विभत्स युद्ध ना होता। थैंक यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर।